मैथ का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2025। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, इवेल्युएट हमें करना है इंटीग्रेशन का एक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। और आपको पता है कि ये हमारे पास जो अगर रेफरेंस की बात करूं कि आप बुक से देख सकें तो टेक्स्ट बुक जो KPK है, ठीक है, उसमें ये एक्सरसाइज आपके पास 6.3 है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन में हम जब इंटीग्रल को देखते हैं तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है और रिड्यूसेबल है। रिड्यूसेबल का मतलब ये है कि ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इट मीन्स कि हम अपनी जो इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रल गिवन है dx, इसमें x² - 1 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x-1 और x+1। ठीक है, अब हम इस जो इंटीग्रल है जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया, अब हम इसको प्रोसीड करेंगे या सॉल्व करेंगे। यानी पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/x-1 और x+1। इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देंगे। ठीक है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये, और dx ये हटा देंगे। तो जस्ट जो फ्रैक्शन है आपके पास उसे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/x-1 यानी पहला लीनियर फैक्टर प्लस b/x+1 ये दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1। अब हम इसको जब एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ आप इसको बहुत इजी स्टेप है मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई में हमने क्या करना होता है, देखें ये भी एक स्टेप आपको याद करना होगा या मेमोराइज करना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमेशा राइट साइड वाली, यानी ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर होता है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई बाय x-1 और x+1। ठीक है, पूरी इक्वेशन की जो टर्म्स हैं वो इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ एलसीएम ले लें, तो यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब इस a टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 फैक्टर कट जाएगा, तो a × x+1 आ जाएगा। और जब आप b फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 वाला फैक्टर कैंसिल होके x-1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम ज़ीरो मेथड को यूज़ करेंगे, और ज़ीरो मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला फैक्टर है x-1 या x+1 किसी एक को भी आप रख लें, तो पहले हम x-1 = 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी x = 1, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 1 एज इट इज़ और a एज इट इज़ 1 + 1 प्लस b और 1 - 1। ठीक है, यहाँ 1 - 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये जो b की टर्म है ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये हमने a का नॉन की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर वे में हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है x+1, तो x+1 = 0, देन x = -1। ठीक है, सेम इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 1 = a -1 + 1 प्लस b और -1 - 1। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि 1 - 1 पूरी a की टर्म जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 = -2b। तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा, जब आप -2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे 1 के, तो ये लिखा जाएगा 1/-2। डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो उसको -1/2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए b का आंसर आ गया -1/2। ठीक है, तो जब a और b के आंसर आपके पास आ जाएं तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करना है इसको। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे पुट a = 1/2 एंड b = -1/2। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टर था। देखिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर हम उसको दोबारा देख लें एक दफ़ा, तो 1/x-1 और x+1
इक्वल टू ए आपके पास ये ए है और ए के साथ था फैक्टर x-1 प्लस बी और यहाँ था आपके पास x+1। तो अब आप ए और बी की जगह पर, ठीक है, यहाँ ए और बी की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए और बी की जगह पर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो देखें ये जो डिनोमिनेटर में 2 है और ये x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये 2 और x+1 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/2 x-1 और देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 x+1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है और इसको हम फर्दर इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो साथ ही dx आ जाएगा, dx/x-1 x+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/2 जो है ना, ये आप इंटीग्रेशन से पहले भी लिख सकते हैं और 1/x-1 dx। सिमिलरली 1/2 इंटीग्रेशन से पहले लिख लें तो 1/x+1 dx। अब आपको डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर नज़र आ रहे हैं और लीनियर फैक्टर की इंटीग्रेशन कैसे होती है कि आप उसको ln के साथ लिखते हैं, ln x-1 और इसी तरह 1/2 और ln x+1, ठीक है, प्लस c एज इट इज। अब आप इसको अपने आंसर को यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं और आप 1/2 जो है वो इसकी पावर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका ये स्टेप भी एक कर सकते हैं कि ln x-1 और होल पावर 1/2 ln x+1 और होल पावर 1/2 प्लस c। और इससे आगे एक स्टेप ये हो सकता है कि आप इसको अंडर रूट में लिख लें x-1 ln x+1, यहाँ पर भी आप इसको रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस c एज इट इज। में आप एक और प्रॉपर्टी भी लॉग की अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों ln के साथ जो आपका बीच वाला साइन है वो माइनस है, तो लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ln √x-1 डिवाइडेड बाय √x+1 ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे एक सिंगल रूट में चेंज करके भी लिखा जा सकता है कि ln √x-1 अपॉन x+1 प्लस c। तो मैंने इसके ऑलमोस्ट तमाम तरह के स्टेप्स आपको बता दिए कि जब आप आंसर लिखना चाहते हैं तो पहले आपके पास ये स्टेप बन जाता है जिसको आप अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ln के साथ मल्टीपल में कोई चीज़ हो तो उसको पावर में लिखा जाता है, ठीक है। अगर पावर 1/2 है तो उसको हम अंडर रूट कंसीडर कर लेते हैं। फिर लॉग में अगर प्लस होता तो हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, माइनस है तो उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसके सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। तो आप इसको किसी भी तरह प्रैक्टिस करके, मतलब मोस्टली कोशिश ये किया करें कि अगर लॉग अप्लाई हो रहे हों तो जो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह लिख सकते हैं x² - 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 पार्ट 9 में और की चॉइस के साथ जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 का है, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। इस वेक्टर को इवेल्युएट करना है इन गिवन 3 वैल्यूज़ पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ वेक्टर में पुट होंगी और आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें इसकी फंक्शन की डोमेन लिखनी है। तो हम पहले इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो गिवन वेक्टर है इसको हम f(0) पे इवेल्युएट करते हैं। तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पर हमने 0 को सब्सिट्यूट कर देना है, ठीक है। यानी हमारे पास हम f(0) के लिए वैल्यू लेना चाहते हैं। तो देखें जहाँ जहाँ हमारे पास वेक्टर में t नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने ये देखें 0 0 0 और 0 ये हमने इवेल्युएट कर दिया, पुट कर दी वैल्यू। अब टेंजेंट 0 जो है, ठीक है, टेंजेंट 0 आपको 0 वैल्यू देता है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, आप इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। टेंजेंट 0 0 होगा
तो जिससे ये वैल्यू कंप्लीटली आपके पास 0 आ जाएगी, माइनस अंडर रूट पाई। अब देखें सेक को आप कैसे चेक करेंगे, सेक 0 को चेक करना है तो कॉस 1 अपॉन कॉस 0, तो कॉस 0 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 यहाँ आपको रिजल्ट आएगा 1, यानी इसको आप लिखने का तरीका ये हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये देखें सेक 0 चेक करना है तो 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू को चेक कर लें, तो 1 अपॉन कॉस 0 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 से आंसर आता है 1, ठीक है। और 2 0 0 हो जाएगा तो 0 के, तो जस्ट आपके पास माइनस अंडर रूट पाई और जे, ये आपके पास यहां इसका आंसर आ गया। अब देखें पाई बाई 2 पर जब इवेल्युएट करेंगे तो पाई बाई 2 मीन्स 90, ठीक है। तो अब हम टेंजेंट 90 को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि टेंजेंट 90 हमारे पास क्या आ रहा है, ये सिंटैक्स एरर है, यानी इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपके पास यहां पर इन्फिनिटी है, ठीक है, आई, और पूरा फंक्शन इन्फिनिटी, ये वाला जो पार्ट है इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सेक पाई बाई 2 देखें क्या है, सेक पाई बाई 2 का मतलब है कि हम इसको चेक कर लेते हैं, कॉस सेक पाई बाई 2 के लिए सेक पाई बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो 1 अपॉन 0 पे ये भी क्या पार्ट होगा, इन्फिनिटी, यानी जो आपका सेकंड पार्ट है ये भी इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। और यहाँ 2 से 2 कटने के बाद जस्ट पाई और के, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, होल फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, ये अनडिफाइन कहलाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट इवेल्युएट हो गया। अब इसी तरह इसको जो थर्ड पार्ट के लिए इवेल्युएट करना है वो है 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3 जो है वो बेसिकली डिग्री में 120 डिग्री है, तो हमने वेक्टर में वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब जस्ट हम चेक करते हैं कि पहले टेंजेंट 2 पाई अपॉन 3 यानी टेंजेंट जो है 120, इस पर हमें क्या आंसर मिलता है, टेंजेंट 120 ये आता है माइनस का √3। हम एक्सपोनेंशियल को सॉल्व नहीं कर रहे, उसको डेसिमल में ले जाया जा सकता है, हम सिर्फ फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस √3 और आई एज इट इज़। अब हम सेक को चेक करते हैं, तो सेक आपको मैंने चेक करने का तरीका बता दिया कि सेक 2 पाई अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 120, ठीक है। तो कॉस 120 को हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या बनता है, ये आपके पास बनता है माइनस का 1 अपॉन 2, रेसिप्रोकल होके -2 हो जाएगा, यानी माइनस अंडर रूट पाई और ये -2 और देन जे, और 2 2 4 पाई अपॉन 3k, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये भी वेक्टर इवेल्युएट हो जाएगा, -√3 एक्सपोनेंशियल 2 पाई अपॉन 3 आई माइनस माइनस प्लस 2 रूट पाई जे और प्लस 4 पाई अपॉन 3k, ठीक है। तो ये हमने इसका जो पार्ट ए है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पे इवेल्युएट करना था, वहाँ इवेल्युएट कर लिया। अब हम इसका जो है वो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। देखिए जो गिवन वेक्टर है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है। और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि इसको हम f1t, f2t और f3t करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी अब आपके ऊपर है कि अब आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, x, y और z, ठीक है। अब आपने तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग लिख लिया। डोमेन के लिए अब आपको ये सोचना है कि यहाँ टेंजेंट t आ रहा है और टेंजेंट 90 डिग्री और उसके मल्टीपल पर, ऑड मल्टीपल पर अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑड मल्टीपल को आप लिखेंगे कैसे, 2n + 1, यानी आप इसमें टेंजेंट में 90 और 270 और इस तरह उसकी फर्दर मोर जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो ऑड मल्टीपल हैं वो पुट नहीं कर सकते। तो 2n + 1 और पाई अपॉन 2, यानी इस वैल्यू को आप पुट नहीं कर सकते। आप पुट करेंगे टेंजेंट अनडिफाइन होगा और उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल है मल्टीप्लाई होके पूरा क्वेश्चन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हमने ऊपर चेक की है 90 पुट करके।
सिमिलरली जो कॉस है, ये जो सेक की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कॉस पर, और कॉस 90 आपके पास क्या होता है 0। देखें सेक टी किसके इक्वल है 1 कॉस टी, और कॉस 90 0 होता है, तो 1/0। आप इस पूरे लिंक को इस तरह समझें कि अगर मैंने सेक 90 को चेक करना है तो सेक 90 का मतलब है 1/cos 90। अब cos 90 आपके पास है 0, तो 1/0 क्या है इन्फिनिटी। इट मीन्स कि 90 और इसके जितने भी हमारे पास मल्टीपल हैं हम उसको पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर cos डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब होता है कि फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप क्या नहीं पुट कर सकते यहाँ पर सेक टी के अंदर 90 और उसके मल्टीपल, जिसको हम क्या कहते हैं n π/2, जैसे टेंजेंट में हम कहते हैं ऑड, ठीक है। और यहाँ पर 90 हो गया। अब देखें 180 पे कॉस की वैल्यू आएगी लेकिन 270 पे नहीं आएगी, यानी ऑड मल्टीपल ही रहेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेटर साथ रखें और 2 पहले 90 पे चेक करें 0 आंसर आएगा, फिर 270 पे चेक करें 0 आंसर आएगा। इस तरह आगे जब बढ़ते जाएंगे तो जितने भी हमारे पास ये ऑड मल्टीपल हैं, यानी 2n+1 और π/2, यहाँ पर भी पुट नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर t जो है वो एक रियल नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपने तीनों कंपोनेंट को अलग अलग जो है वो एनालाइज करना है। अब जब आपने अलग अलग एनालाइज कर लिया तो अब आप इस फंक्शन की डोमेन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, एक्सेप्ट देन हम क्या पुट नहीं कर सकते 2n+1 मल्टीपल बाय π/2, यानी 90 डिग्री और उसके ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम तमाम रियल वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। थैंक यू।